आज उस पूरे डायग्राम को कंक्लूड करेंगे, जो डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, और अगले हफ्ते से फिर हम लोग प्रस्तावना वगैरह की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोगों का एक टॉपिक है बेटा भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ऑनलाइन के सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़िए बेटा, कनेक्ट होइए। तो संविधान सभा का बनना और संविधान का निर्माण होना, ये सब हम लोगों ने देखा। इसमें तथ्य बहुत हैं बेटा, और जितने तथ्य जुटा सके हमसे जो बन पड़ा हमने दिया, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। जितना हो सके उतनी कोशिश करिए। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए? अब बवाल तो वही है, यानी 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें भी कुछ लोग रहे होंगे। तो ऐसे तथ्यात्मक तमाम चीजें हो सकती हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो 207 लोग थे। विभाजन के बाद कितने बचे? 299 बचे। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान हमारा पारित हुआ, 284 सदस्य थे। ये तो शायद लिखाया भी है मैंने। संविधान के निर्माण के लिए कुल कितने सत्र हुए बेटा? 12 सत्र हुए, सेशंस हुए। बैठक कितनी हुई? 167 बैठकें हुई। आखिरी बैठक कब हुई? हाँ, तो ये सब अति उत्साह में नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान के निर्माण के लिए तो ठीक है हुई, लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई, और उसी के बाद संविधान सभा नहीं रही और वो बन गई अंतरिम संसद। ये सब क्यों हुआ बेटा, वो भी पढ़ेंगे। अभी एक रह गए हैं, जीवी मावलंकर का उल्लेख नहीं हुआ है, तो अब होगा, आज होगा, है ना बेटा? खूब पढ़िए बेटा। हम्म, क्या आया था? हाँ, वही वही वही। तो देखो, अब कुछ ये छुआछूत की बीमारी जैसा है। जैसे एक कंपटीशन में अगर कहीं पूछा, तो फिर किसी कंपटीशन में आसपास जो होता है नियर बाई में, उसमें क्वेश्चन दिख जाता। होता ये है कि थोड़ा सा विचार करिए, बहुत जरूरी है बेटा। ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये कौन बनाता होगा? कभी विचार करिए ना। तो भूत प्रेत तो बनाते नहीं होंगे, आदमी बनाते होंगे। अब इनकी समस्या जरा समझिए। कोई भी व्यक्ति किसी क्वेश्चन को क्रिएट नहीं करना चाहता अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट करने में बड़े रिस्क हैं। शब्दों में थोड़ी सी गलती हो गई, विकल्प में गलती हो गई, तो बवाल हो जाता है कंपटीशन में। इसलिए मोस्ट ऑफ द पर्सन छोटे कंपटीशन में कॉपी पेस्ट करते हैं। ये बड़ी मजेदार बात आपको बता रहा हूं। ये कहीं पूछे गए क्वेश्चन को कॉपी करते हैं ताकि रिस्क न रहे। क्वेश्चन कौन बनाएगा भैया? क्वेश्चन बनाने वाले सिविल सर्विसेज के लोग हैं। क्वेश्चन वहीं बनाए जाते हैं, वो कॉपी पेस्ट नहीं करते। बाकी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कंपटीशन में, वो छोटे कंपटीशन में दिख जाते हैं। वही प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा वाला है ना। हाँ, तो ये पूछा जा रहा है इधर कि संविधान को लिखा किसने? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अम्बेडकर थे, तो ढेर सारे लोगों को लगता है वही लिखे होंगे। नहीं नहीं, वो नहीं लिखे। आप देखते हैं कि नेता लोग भाषण वाषण देते हैं तो अक्सर ये बोलते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा। तो लिखने का अभिप्राय जो आप सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। लिखने का अभिप्राय है कि उसकी डिजाइन उन लोगों ने निर्धारित कर दिया, और डिजाइन वो भी निर्धारित नहीं किए, संविधान सभा निर्धारित करती थी, ये लोग कलेक्ट करते जाते थे, क्रम से अरेंज करते जाते थे, और उसे दे दिया जाता था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कि भैया अब आप इसको लिखो। तो इस तरह के लोगों की भूमिका रही है। तो अगर ये कहा, जैसे मान लो आप नोट्स लिख रहे हो, आपका नोट्स कोई पा गया और ये पूछा कि भाई ये कौन लिखा है, तो क्या बोलेंगे आप? हम लिखे हैं, और कौन लिखा है? तो फिर तो आपको नीचे से ऊपर की ओर देखेगा कि अरे यार तो बड़ा विद्वान आदमी है, जबकि आपने सिर्फ लिखा है। न शब्द आपके हैं, न विचार आपके हैं।
आपने खाली लिखा है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम वैसे खाली अरेंज करना था, लिखना था, सोच के नहीं लिखना था। तो अगर ये कहा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो भी गलत नहीं है, लेकिन सोच क्या थी और आप क्या सोच रहे हो, दोनों में अंतर है। और अगर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान लिखना था तो फिर संविधान सभा की क्या जरूरत थी? फिर संविधान सभा 3-3 वाचन से काहे गुजर रही है? आखिर जरूरत क्या है? नहीं बेटा, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जब संविधान हम लोग अभी पढ़ेंगे, जब प्रस्तावना की समीक्षा करेंगे, तो हमारे संविधान में ताकत है, हमारे संविधान में शक्ति है, और हमारे संविधान को सर झुका के सबको मानना होगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला, चाहे वो आम आदमी हो, संविधान के आगे सबको सर झुकाना होगा, है ना? प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है, बिल्कुल है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में दिखता है, बड़े ताकतवर है, लेकिन वो ताकत भी उसी किताब ने दिया, और जितना किताब ने दिया है उतनी ही ताकत है। और बहुत ताकत अगर है ना, तो 5 साल के बाद एक दिन रह के दिखाइए, फिर आपकी सारी ताकत वक्त वहीं खत्म हो जाती है, फिर जनता से राय लेनी पड़ेगी आपको। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि हम लोग विधि से शासित होते हैं, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, जो विधि में लिखा है वैसा ही होगा। विधि में अगर लिखा है कि ये किसी को मौत की सजा दे सकते हैं तो दे देंगे, विधि में अगर लिखा है जिसको चाहे उसको मार सकते हैं तो मार सकते हैं, नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते। यानी मारने की बात मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं किसी को अधिकार दिया गया, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं चीजों का सर्वोच्च न्यायालय न्याय करता है, काहे? अधिकार दिया गया, उसको पावर दिया गया है कि आप न्याय करेंगे। किन किन इलाकों में करेंगे वो भी लिखा गया है, उन्हीं उन्हीं इलाकों में करेंगे। अमेरिका में कोई गड़बड़ होगा तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं न्याय करेगा, क्यों? नहीं अधिकार है भाई, नहीं दिया गया है। तो कुल मिला जुला के ताकत किसकी दिख रही है बेटा? संविधान की। अब एक बात मुझे बताइए, अगर ताकत संविधान की है, और अगर नहीं बिल्कुल है, लिखा पढ़ी में है, देश संविधान से शासित होता है, नेता होता लोग भाषण देते हैं ना, अंगूठा छाप वाले भी तो यही प्रवचन देते हैं कि देश विधि से शासित होता है, कानून का शासन है। सुनते हो ना, बोलते हो, उनको भले कुछ ना पता हो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग है बढ़िया। तो कानून का शासन का क्या मतलब है? सोच के, समझ के, विचार करके हम विधि बना देंगे, और फिर उस विधि से उसको भी शासित होना होगा जिसने विधि को बनाया है। क्लियर है बेटा? ऐसा नहीं कि जो विधि बनाने वाले हैं वो विधि के ऊपर है। सबको आपको मैंने बताया था कि 24 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा नहीं रही, और जब वो संविधान सभा नहीं रही तो उस किताब पे उसका कोई अधिकार नहीं था। मैंने कहा ना, कामा पूर्ण विराम भी नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि जब तक बढ़ाने का अधिकार था तब तक आप जो मन करते वो करते। इसलिए आप देख रहे हैं संविधान में जो पहला संशोधन करना पड़ा वो 1951 में करना पड़ा, संविधान सभा ने किया। नहीं, संविधान सभा कह देती कि भाई लिखते समय भूल गए थे, चलो फिर से लिख दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अब 26 नवंबर 1949 के बाद लिखने वाला अधिकार आपका खत्म हुआ। अब उसमें कोई भी कुछ नहीं लिखेगा। हाँ, उसमें कुछ लिखा जा सकता है, अब लिखा वैसे जा सकता है अब जैसा उस किताब में लिखा है। आर्टिकल 368 में जो लिखा है उसके हिसाब से आप उसमें अब लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? लेकिन आपको आश्चर्य नहीं लगता कि यार एक ही साल का तो मैटर था, एक साल पहले आपको याद नहीं आया? अरे 49 में याद आ गया होता तो फिर संशोधन की नौबत नहीं आई होती। 51 में आपको याद आ गया कि भाई एक चीज तो छूट ही गई। और कैसा संविधान आपने बनाया भैया कि 50 में लागू हुआ और 51 में ही संशोधन करना पड़ गया? अरे कुछ तो ऐसा बनाए होते भैया कि 2-4-10 साल तो चला होता। पढ़ेंगे हम लोग आगे बेटा, चर्चा करेंगे, कुछ पेज है उसमें। बहरहाल हेडिंग बनाइए बेटा, सभी लोग हेडिंग बना लें। क्या है बेटा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
तो बड़ी जद्दोजहद भागम भाग के बाद हम लोग एक हिस्सा पूरा कर पा रहे हैं, है ना बेटा। तो डायग्राम तो बड़ा छोटा सा दिख रहा था, बवाल बड़ा था। उस डायग्राम की ही ये एग्जीक्यूशन है जो आपने पढ़ा अब तक। बहरहाल 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हो गई और माउंटबेटन ने निर्धारित कर दिया कि भारत का विभाजन होगा, और उन्हीं की योजना के अनुसार ही भारत का विभाजन हो गया। योजना वही आई कि जब तू मैं हो गया, इतना बड़ा बवाल हो गया और सब लोग साथ रहने के लिए जब तैयार नहीं थे, तो माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की, बातचीत करके प्रस्तुत की, और कहा गया कि 2 स्वतंत्र इकाइयां बना दी जा रही हैं, एक का नाम भारत होगा, एक का नाम पाकिस्तान होगा। तो उस पर सब लोग सहमत हो गए, लेकिन सहमत होने से तो बात नहीं बनेगी, फिर उसके लिए वैधानिक प्रावधान बनाना होगा। यानी हम जो स्वतंत्र हुए हैं बेटा, वो किसी को भगा के, दौड़ा के, खदेड़ के ऐसे नहीं स्वतंत्र हुए। हम लोग कानून से स्वतंत्र हुए, विधि से स्वतंत्र हुए, और कानून उन्हीं लोगों ने बनाया जिन लोगों ने हमें शासित किया, है ना बेटा। तो माउंटबेटन योजना जब कंफर्म हो गई कि हाँ भाई यहाँ ऐसा ही होगा, तो जून में कंफर्म हुआ। फिर जुलाई में ब्रिटेन की संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत कर दिया। तो थोड़ा लिख लें। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को, हाँ जो ऑनलाइन वाले मित्र हैं उनके लिए एक सूचना दे दें, कल एक बच्ची परेशान थी, ऋचा, ये जो भी आपको पढ़ाएंगे बेटा सारा पीडीएफ पहले ही दे दिया जा चुका है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते हैं तो फिर पीडीएफ आपको भेजते हैं, सारा नोट्स आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। कंटेंट में जाइएगा, 12-13 फाइल बना के सारे कंटेंट को दे दिया गया, उसमें सारे लेक्चर इन्वॉल्व हैं। तो बारी बारी से आप देखिएगा, नहीं अगर मन हो तो इकट्ठे सब देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो हम जो कुछ पढ़ाते जा रहे हैं बेटा, जो भी चीजें चर्चा हो रही है सब उसमें उपलब्ध है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्रम से थोड़ा फुर्सत में देखिएगा, सब कुछ है। और वैसे क्लास में हम कुछ बोल के लिखा भी दे रहे हैं, तो कोई बहुत परेशानी नहीं है। चलो बेटा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन कौन थे बेटा? हाँ, अंतिम वायसराय भी थे और पहले गवर्नर जनरल भी बन गए। हाँ, क्लियर है बेटा, लिखें। माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसी योजना के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। क्लियर है बेटा? तो ये भी प्रश्न है बेटा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ, कृष्ण मिशन योजना के अनुसार हुआ, माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ, चक्रवर्ती योजना के अनुसार हुआ। तो अगर पढ़े नहीं है तो कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, और नजर से अगर गुजरा है तो सेकंड बार का काम है। क्लियर है बेटा? पैरा चेंज करिए। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, सॉरी, अभी कहां अधिनियम बनेगा, भारत स्वतंत्रता विधेयक, भारत स्वतंत्रता विधेयक। थोड़ा रुक जाओ बेटा, समझिए जरा सा। एक शब्द है विधेयक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? बिल। और एक शब्द है विधि, जिसको हम लोग कह देते हैं एक्ट। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अभी हमने ही गलती किया तो बाकी आपकी कौन सी बात बताएं। विधेयक और विधि में कोई डिफरेंस है? विधेयक और विधि में कुछ अंतर है? क्या है बेटा?
जो भी नियम बनाना होता है, हाँ हाँ उसको जब किसी सरकार के पारित करना हो तो पारित करने से पहले वो विधेयक और जब पारित कर हाँ, दिया जाता देखो है बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी कानून बनाना होगा मुंह जुबानी तो बनेगा नहीं। अभी तो हम लोग जब अपना संविधान पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिरकार कैसे कोई विधि बनाई जाती है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सोच लें, बार बार आ रहा है शब्द, अभी फिर आ गया विधेयक। तो विधेयक किस बला का नाम है उसको जरा समझना होगा। जब हमें कोई कानून बनाना होता है तो उसको कागज पे लिखा जाता है, बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में और बड़ी सूक्ष्मता से उसको एक पेपर पे लिख लिया जाता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कागज पे अगर लिख लिया आपने तो लिखने भर से तो कानून नहीं बन जाएगा ना, कि कागज पे आपने लिख लिया और बन गया कानून। तो कानून बनाने की एक प्रक्रिया है, हर देश की अपनी अपनी प्रक्रिया है, तो ब्रिटेन की अपनी प्रक्रिया रही होगी। तो जब उसको कागज पे लिख लिया जाता है प्रस्तुत करने के लिए कि भाई जो लोग पारित करने वाले हैं उनके सामने हम इस पेपर को रखेंगे कि भाई इसको पारित कर दीजिए, कानून बन जाए, तो जब उस पेपर पे लिखा जाता है, अभी वो पारित नहीं हुआ, तब तक वह विधेयक कहलाएगा। क्लियर है बेटा? वही बातें कागज पे लिखा है, बस यूं समझें कि अभी उसमें जान नहीं आई है, अभी वो बेजान है, ठीक है। लेकिन मूर्ति की डिजाइन पूरी है। अब वो क्या होगा, सदन में आएगा, सदन में चर्चा होगी, सदन में उस पर कुछ संशोधन की बात उठ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, फिर सदन उसको पारित करेगी, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहां यही सब ड्रामा होगा, फिर वो अनुमति दे देते हैं, तो फिर जो प्रमुख होंगे उनके हस्ताक्षर के लिए जाएगा। जब उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया तो अब वो विधि बन जाएगी। तो जब तक प्रमुख ने हस्ताक्षर नहीं किया है उसके पहले वो विधेयक कहलाएगा, और जैसे हस्ताक्षर हो गया अब वो विधेयक से बदल के हो जाएगा विधि, और उसमें आ जाएगी जान, उसमें आ जाएगी शक्ति, और अब सबको सर झुका के मानना पड़ेगा। जब तक विधेयक है तब तक उसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, उसको मानने की कोई बाध्यकारिता नहीं। कई कई विधेयक लंबित है, पता ही नहीं है देश क्यों माने, कोई क्यों माने। तो जब तक वो विधेयक रहेगा बेटा तब तक उसमें जान नहीं रहेगी। जब वो पारित हो गया तब उसका नाम विधेयक से बदल के विधि हो जाएगी। तो एक बात तो तय है कि विधि का रास्ता विधेयक से होके जाता है, यानी विधि का जो रास्ता है वो किधर से जाता है, विधेयक से होके जाता है। तो पहले होगा विधेयक और फिर वो बन जाएगा विधि। जब तक वो विधेयक रहेगा इसके पास कोई शक्ति नहीं है, और जैसे वो विधि बन जाएगी वह सर्वशक्तिमान हो जाएगा, यानी सबको मानना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया, यानी सदन से कहा गया कि भैया इस तरह के कानून बनाने का इरादा है, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। क्लियर है बेटा? तो कै जुलाई को बेटा? 4 जुलाई को, और ये पारित हो गया 18 जुलाई को। तो 18 जुलाई को, तो 4 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक वो विधेयक था। 18 जुलाई के बाद वो क्या बन गया, विधि बन गया, क्योंकि 18 जुलाई को ब्रिटेन की संसद ने इसे पारित कर दिया, और जब ये पारित हो गया तब वो विधेयक नहीं वो विधि हो गया। क्लियर हो रहा है बेटा? कोई डाउट? देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कागज पे लिख देने से कोई कानून थोड़ी बन जाएगा, लेकिन बिना कागज पे लिखे कानून भी नहीं बनेगा। मुंह जुबानी तो बनेगा नहीं, कागज पे तो लिखना ही पड़ेगा। उसके खिलाफ जैसे साइबर क्राइम अधिनियम आज की डेट में बना, तो साइबर क्राइम अधिनियम जब बनाया गया होगा तो उसके पहले कागज पे लिखा क्या होगा, बोल नहीं रहे हम, ये होगा तो ऐसा होगा तो दंडनीय होगा, धमाका होगा, इसको एविडेंस माना जाएगा, इसको नहीं। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बेटा। और साइबर क्राइम अधिनियम तो ऐसा है ना कि उसे आम आदमी तो पढ़ के समझ ही नहीं सकता, उसको विशेषज्ञ ही समझ पाते हैं। अरे बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है कि कंप्यूटर से किस तरह के फ्रॉड को फ्रॉड माना जाएगा, कंप्यूटर से आपने किसी का अकाउंट खाली किया है तो किसको एविडेंस माना जाएगा कि आप ही के कंप्यूटर से किया गया है, आईपी एड्रेस वगैरह क्या है, सब उसमें डिटेल में लिखा जाता है ना बेटा। तो बड़ा टेक्निकल है वो, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको किसी एक्सपर्ट ने लिखा होगा, सदन में रखा गया होगा,
सदन ने पढ़ा होगा, सदन को लगा होगा ठीक है, तो सदन को लगा होगा जब ठीक है तो सदन ने उसको पारित कर दिया होगा, और जब वो पारित हो गया तो आज की डेट में वो कहलाता है साइबर क्राइम एक्ट। और अब जाहिर सी बात है कि उसके अधीन अगर आपने कोई ऑफेंस किया तो साइबर क्राइम का मतलब खाली इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी चीजें वो भी हैं, जैसे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या करते हो कि एक तो वीडियो दिखा थोड़ा झन्नाटेदार और फटाक से आपने शेयर किया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, सोच समझ के लेने का देना पड़ जाएगा। सुन रहे हैं? लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, कुछ दिखा और कोई किसी राजनीतिक पार्टी को गरिया उरिया रहा है और हमारी भी विचारधारा कुछ वैसे ही है तो हमने भी लाइक कर दिया। लाइक करने का मतलब है कि आपने उसे सपोर्ट किया है, यानी आप उस बात से सहमत हैं। साइबर क्राइम एक्ट के अधीन आप भी उतने ही भागीदार हैं जितने की जिसने पोस्ट किया। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। बाल ठाकरे जी की मृत्यु हुई। बाल ठाकरे परिचय के मोहताज नहीं है। मुंबई में उनकी मृत्यु हुई तो मुंबई को बंद कर दिया गया। भाई बहुत बड़े नेता थे मुंबई के, तो मुंबई को बंद कर दिया कि सभी लोग दुकानें बंद रखेंगे, शायद एक दो दिनों के लिए या क्या था, लेकिन बंद किया गया। उसमें एक बच्ची ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दिया कि ठीक है बाल ठाकरे मरे हैं, सब लोग दुखी हैं, लेकिन इसका यह अभिप्राय तो नहीं है कि आप सारी दुकानें बंद करा दें जबरदस्ती। अरे दुख और खुशी का मामला जबरदस्ती वाला नहीं होता। आप उत्तरी कोरिया थोड़ा ही हो, ठीक है, कि वहां जब वो कहे कि सबको रोना है तो रोइए सब लोग। हाँ, वहां रोना है तो रोना है, रोना पड़ेगा, एक्सपर्ट लोग हैं, खूब ढंग से रोते हैं। हंसना है तो ये सब कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं होता कि सर पे बंदूक रख के आप किसी से कहिए कि आप हंसिए। हंसेगा, बनावटी हंसी हंसेगा, लेकिन वो दिल वाली हंसी तो नहीं होगी ना। और रोना ये सब इमोशनल मामले हैं ना बेटा, कि कोई एक्टिंग, अब एक्टर थोड़ा ही हम लोग, ये पिक्चर की एक्टिंग हो रही है, रोने लगे हंसने लगे, लेकिन एक्टर बनाते हैं बंदूक रख के कि हंसो, क्योंकि उनको पूरी दुनिया को दिखाना है कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष को लोग कितना प्यार करते हैं। तो उनके मरते ही पूरा देश दहाड़े मार मार के रो रहा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है बेटा कि जब बाल ठाकरे की मृत्यु हुई तो ठीक है बंबई आपने बंद की, लेकिन बंबई किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना। बाल ठाकरे की या राज ठाकरे की या धमाका ठाकरे की प्रॉपर्टी तो नहीं है बंबई। वहां के बड़े नेता हो सकते हैं, लोग उनके बड़े समर्थक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लोग विरोधी भी तो हैं। लोकतंत्र में दोनों अधिकार है सबका। उस बच्ची ने एक पोस्ट डाल दिया, एक बच्ची ने उसको लाइक कर दिया, दोनों जेल चले गए, दोनों को जेल भेज दिया गया। तो अभी जो साइबर क्राइम के अधीन बहुत सी चीजें हैं आपको नहीं पता है, सरकार उसको इग्नोर करती है, अवॉइड करती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऑफेंस कर देते हो जाने अनजाने में। इस तरह का कोई भी जातिगत, धार्मिक और कोई भी इस तरह की भावनाओं को आप उद्वेलित ना करें। अवॉइड कर देते हैं लोग, अलग बात है, लेकिन अगर आपके ऊपर सरकार नाखुश है या सरकार के रडार पे आप हैं तो आप जाएंगे। एक बात मुझे बताइए, आजकल उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बुलडोजर बहुत चल रहा है ना, घर गिरा दिया जा रहा है। कभी विचार किया कि घर काहे गिरा दिया जाता है? क्या घर गिराने की अनुमति है? तो फिर काहे गिरा देते हैं? अरे क्यों गिरा देते हैं भाई? बंबई में भी उदाहरण देखा आपने, कंगना रनावत ने एक पार्टी विशेष के बारे में कोई कमेंट किया? अरे देखा होगा, और फिर बुलडोजर लेके पहुंच गए, उसके घर का आगे कैसे ही गिरा दिया। ये तो प्रथम दृष्टया विद्वेष की भावना लगती है, तो इसका मतलब है कि सरकारें, अरे पढ़ेंगे अभी हम लोग संविधान, सारी शक्ति हमारी है, सरकार की कोई शक्ति नहीं है। अरे पढ़ा है आपने, अब्राहम लिंकन की भी वर्डिंग पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लोकतंत्र में जनता के पास सारी शक्ति होती है, और बुलडोजर लेके जनता का घर गिरा दें? पहले मेरी पूरी बात सुन लें, नहीं काट कूट के सुनेंगे राहुल गांधी जैसा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब हाँ बिल्कुल गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे, हम बता रहे हैं क्यों गिराएंगे। जब हम नगरीय इलाके में या कहीं भी घर का निर्माण करते हैं तो विहित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होती है कि भाई हम घर बनाने जा रहे हैं,
तो अधिकारी पूछता है कैसा घर बनाएंगे, तो आप अपने घर का मैप बना के उनको देते हो कि सर इस तरह का घर बनाएंगे। वो देखते हैं कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा, घर बनाने के कुछ नाम्स बने हुए हैं। तो आप जब नक्शा यानी मैप उस समथिंग अथॉरिटी को देते हो तो आप बताते हो कि आपके जो मानक हैं उस मानक के हिसाब से हम घर बनाएंगे। क्लियर है बेटा? लेकिन व्यवहार में यह होता है उस मानक के हिसाब से किसी का घर नहीं बनता। भले अनुमति मिल जाती कि हाँ घर बनाओ आप, लेकिन घर बनाने की अनुमति आपको उस मानक पे दी गई थी जो विभाग में आपने नक्शा प्रस्तुत किया था। तो लोग दो नक्शा बनवाते हैं, एक पारित कराने वाला और एक सही में बनाने वाला। क्योंकि पारित कराने वाले के हिसाब से घर बना लोगे ना तो विचित्र प्रकार का घर बन जाएगा आपका। तो इसलिए घर बड़ा डिजाइनदार लोग बनाते हैं अपने हिसाब से। तो ऑफेंस तो आपको वहीं से शुरू हो गया। 99.99% घर इस नियम का उल्लंघन करते हैं। क्लियर है? नक्शा पास है आपका, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ऑफेंस किया, सरकार उसको अवॉइड करती है। ये तो शहर में किसका घर सही सलामत दिखेगा? तो सरकार उसको अवॉइड करती है, लेकिन उस वक्त अवॉइड बिल्कुल नहीं करती जब आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सरकार कहती है निकालो नक्शा इनका, है ना, और देखो कि नक्शे के हिसाब से बना। तो बहुत ढेर सारे लोगों का तो नक्शा ही नहीं पास है, तो पूरा जमींदोज कर डालेंगे आपका घर। और कुछ लोगों का नक्शा पास है, नक्शे के हिसाब से घर नहीं बना है, तो भी अथॉरिटी के पास पूरा अधिकार है कि वो आपको नोटिस देंगे कि आपने नक्शे के हिसाब से घर नहीं बनाया है। तो महोदय खुद ही गिरा रहे हैं कि हम आए गिराने, तो आपको समय देंगे इतने। तो एक बात मुझे, पड़ोस वाला भी तो वही है, पूरा मोहल्ला भी तो वही है। आपका ये तर्क बिल्कुल नहीं चलेगा कि सर मेरा ही नहीं है तो सबका घर वैसा ही है। सबका छोड़ दीजिए, पहले अपना बता दीजिए। और आपका तो गिरा देंगे, पड़ोस का भले छोड़ दें। पड़ोस का इंतजार होगा कि वो भी कोई क्राइम करे, वो अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हुए तो सरकार उनका भी घर गिरा देगी। और ये लीगल राइट है सरकार का, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाया। आप देख रहे इतने बड़े बड़े बाहुबली माफिया लोग हैं बेटा, इनके पास पैसे रुपए, वकीलों की कमी है, और घर जमींदोज कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने नक्शे के हिसाब से काहे नहीं बनवाया, गलती आपने किया है। हाँ, लेकिन इसमें एक परेशानी जरूर है, वो अथॉरिटी तब कहां थी जब घर बन रहा था, उसी समय नहीं। तभी तो आनंद है ना कि पहले गलती कर लो तब ना पैर फंसेगा आपका। पहले ही रोक देंगे तब कहां नुकसान होगा आपका। बनाने ही जा रहे हो उसी वक्त रोक दें कि नहीं नहीं ऐसे ना बनाए वैसे बनाए, तो आपका क्षति नहीं ना होगी, मानसिक ताड़ना भी बहुत नहीं होगी। लेकिन बेकालिसान 2 करोड़ का घर बना लिए हो और जब ढहाना शुरू करेंगे तो तकलीफ दिल से होगी। तो यही हो रहा है। तो वो सब बेटा लीगल राइट है। अब तो हर जगह हम लोग फंसे हुए हैं, एवरीवेयर फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्लान होता है, एक तो कागज वाला प्लान और एक व्यवहारिक वाला प्लान, एवरीवेयर। बस सरकार उसी से जगह बना लेती है कि आपने कागज वाले प्लान के हिसाब से काम नहीं किया, सो आपका वो हिस्सा हम गिरा देंगे। कंगना रणावत को ना बेटा कोर्ट ने हर्जाना दिलवाया, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि गिराने वाली घटना तो देख लिया आपने, कोर्ट से हार जाने वाली घटना बहुत हाईलाइट हुई नहीं। महाराष्ट्र सरकार से कहा कि इनको 1.5 करोड़ रुपया दीजिए जो आपने नुकसान पहुंचा दिया, और इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। तो बाकी लोग भी जाए ना कोर्ट में, कहाँ रोक लगी है, लेकिन जगह मिलेगी तब न जाएंगे, जगह ही नहीं है। तो घर गिराना बुलडोजर से 101% जायज है। जायज नहीं होता बेटा तो सरकार ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन वो जगह बना लेती है सरकार और जगह बना के काम कर लेती है। क्लियर है? तो कोई गलत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं वो जरा समझिए। हर काम विधि से होगा, विधि के पहले विधेयक होगा, विधेयक जब पारित होगा तो बनेगा क्या बेटा, विधि। तो ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई को विधि नहीं बनी, विधेयक प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि इस तरह के कानून बनाने का इरादा है। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद ने भी अपनी अनुमति दे दी
कि हाँ भाई हाँ हम सहमत हैं, ये कानून बन गया। लिख लें। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। दोनों तारीख याद रखिएगा बेटा। जो 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ बेटा? पारित हुआ। ठीक है। पारित होने के उपरांत यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहलाया। पारित होने के उपरांत क्या कहलाया बेटा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहलाया। ठीक है, अभी इस पे आते हैं बेटा, लेकिन थोड़ा सा लौटो, क्योंकि अब संविधान में घुस जाएंगे बेटा तो बहुत कुछ चर्चा करने का मौका मिलेगा नहीं, है ना? क्योंकि अब संविधान के राह पे बने रहेंगे, इधर उधर भटक नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, थोड़ा समझिएगा। अभी लिखवाते हैं बेटा कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहला लेक्चर याद करिए। पहले दिन जब हमने आपसे बात किया था तो हमने कहा कि वास्तव में हम पढ़ रहे हैं राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था के 3 आधारभूत स्तंभ। बल्कि हम तो क से शुरू किए, जो 6th क्लास 5th क्लास में आपने पढ़ा है। तो मैंने 3 आधार स्तंभ क्या बताया था बेटा? कार्यपालिका, कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। दूसरा, कोई दूसरा लिखे, कोई हर्जा नहीं, विधायिका लिख सकते हैं, विधायिका भी कहते हैं, और इसे ही हम लोग व्यवस्थापिका भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव। और तीसरा क्या है बेटा? न्यायपालिका। तो जिन मित्रों का छूटा है वो सारा वीडियो उपलब्ध है प्लेटफॉर्म पे, वो जाके देख लेंगे, तो मैंने विस्तार से चर्चा किया है। लेकिन चूंकि आज प्रसंग और है, क्योंकि अब इस इलाके को हम छोड़ रहे हैं, तो एक बार फिर से जरा इधर देखने की जरूरत है। किसी देश की जो व्यवस्था है उसके 3 ही आधारभूत स्तंभ है ये, और किसी देश की व्यवस्था यानी राज व्यवस्था जो होती है वो इन्हीं तीनों की चर्चा की जाती है, और इन्हीं तीनों के किताब में लिखा जाता है, जिसे हम लोग संविधान कह देते हैं। क्लियर है बेटा? ये सब चर्चा खूब हुई है आपसे। कार्यपालिका कौन? जी बेटा? हाँ, जो सरकार के बनाए गए योजना, नियमों, कानूनों के अनुसार कार्य करें या उसे पालन करवाएं। जैसे पुलिस विभाग क्या है? कार्यपालिका है। शासन क्या है, माने जिला प्रशासन क्या है? कार्यपालिका है। स्वास्थ्य विभाग क्या है? कार्यपालिका है। शिक्षा विभाग क्या है? कार्यपालिका। मोटा मोटा कह लो, जितने विभाग हैं सब कार्यपालिका। क्लियर है बेटा? मुझे लगता है न्यायपालिका परिचय की मोहताज नहीं है। न्यायपालिका को हम सबसे अच्छे ढंग से पहचानते हैं। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये हमारी न्यायपालिका है। विधायिका, इसकी भी पहचानने में बहुत संकट नहीं है। तो एक बात कि जिसको ना पहचान पाए, ठीक है, वही है कार्यपालिका, है ना बेटा? माने जो कानून ना बनाते हो, जो न्याय ना करते हो, ऐसे जितने लोग हैं वो सब क्या है? कार्यपालिका है। जैसे डीएम, जैसे एसपी, जैसे दरोगा, जैसे सिपाही। तो सिपाही कानून बनाता है? सिपाही न्याय करता है? नहीं। तो सिपाही क्या है? कार्यपालिका। क्लियर है बेटा? अब जरा सा ध्यान से देखो, इसमें सबसे ताकतवर कौन है? हाँ, नहीं बोलना है आपको, अपना राय देना है। माने इसमें ज्यादा शक्ति किसके पास है? नहीं बोलिए बेटा, बहुत जरूरी है। अब नहीं तो फिर कब? अब तो ट्रेन अब स्टेशन छोड़ने वाली है ना? विधि ये बनाएंगे, कानून ये बनाएंगे,
ये निगहबानी करेंगे कि सब कुछ कानून के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लोग बनाए गए कानून के हिसाब से कार्य करेंगे। तो ये देखने में लग रहा है कि सबसे ताकतवर तो विधायिका है। विधायिका ही ये बताएगी कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे कार्य करेगा। तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के कार्य पर विधायिका का भी नियंत्रण है, बोल नहीं रहे। और ये बेचारे तो एकदम से लकीर के फकीर हैं, इनका तो अपना कोई विवेक ही नहीं है, जो बताया गया वो करेंगे। नोटबंदी, इनको कुछ नहीं सोचना है कि नोटबंद सही किया गया कि गलत किया गया। जो सरकार ने किया वो बिल्कुल सही किया और हम तो इसको लागू कराएंगे। पुलिस उतर गई मैदान जंग में, सीबीआई उतर गई, ईडी उतर गई, सब छापेमारी शुरू कर दी है कि भाई नोट वोट 500 का पुराना नहीं होना चाहिए किसी के पास, अब बदल बदल लो आप लोग। अब जिसके पास काला पीला है वो बेचारा कैसे बदले, व्हाइट वाले तो अपना बदल लिए। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा इनके बारे में विचार करिए। ये लोग योग्यता के आधार पे, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे चुने हुए लोग होते हैं। अरे कार्यपालिका में कौन होता है? योग्यता के आधार पे, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे चुने हुए लोग होते हैं जिनके अंदर योग्यता है, यह प्रमाणित कर दिया गया। दे आर एफिशिएंट पर्सन। कानून बनाना है इनको, ठीक है? वो चाहे केंद्र में चाहे राज्य में। किनको किनको चुन के भेजते हैं? अरे इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि जिस अतीक अहमद को मार गिराया गया, पुलिस रातों दिन उसके पीछे पड़ी रही, वो अतीक अहमद हमारी संसद में बैठ के देश के लिए कानून बना रहा था। तो अतीक अहमद तो एक उदाहरण है ना बेटा। तो मैंने सुना है कि अतीक अहमद कानून के बहुत अच्छे जानकार थे, बड़ी व्यापक समझ थी। किस बात की समझ थी? वीडियो वीडियो आ ही रहा है सोशल मीडिया वगैरह पे, देख ही रहे हैं, उसी के ज्यादा जानकार थे। पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी में माहिर थे। हाँ हाँ, सुन लो सुन लो सुन लो, आने दो, मुद्दे पे आने दो। आपको क्या लगता है कि विधायिका के पास इतनी शक्तियां हैं और इतनी बुद्धि है, ये कानून बना लेंगे? साइबर क्राइम एक्ट कौन बनाया? विधायिका ने बनाया। अरे साइबर क्राइम अधिनियम किसने बनाया बेटा? विधायिका ने बनाया। और एक वकील और हमारे आप जैसे लोगों को पढ़ते पढ़ते हलक सूख जाता है कि इसमें लिखा क्या है। 25 बार 30 बार पढ़ के तब जाके समझ आता है कि साइबर क्राइम एक्ट का ये मतलब है। और ये लोग बना दिए साइबर क्राइम अधिनियम। वही नहीं, एक से एक अधिनियम बनाते हैं, वकील लोगों के छक्के छूट जाते समझते समझते। और ये लोग एकदम साहब इतने एक्सपर्ट हैं कि पूछो मत। आपको लगता है कि इनकी है हैसियत? तो बना कैसे देते? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए, अच्छा सचिव क्या होता है? इन तीनों में से क्या कहेंगे उसे? कार्यपालिका। आ रहे हो लाइन पे धीरे धीरे। अब न्यायपालिका पे आ जाइए। कहा जाता है कि न्यायपालिका विशेषज्ञों की निकाय है, बिल्कुल है, लेकिन हर चीज के विशेषज्ञ हैं। ये आईपीसी के विशेषज्ञ हो सकते हैं, ये सीआरपीसी के विशेषज्ञ हो सकते हैं, ये संविधान के विशेषज्ञ हो सकते हैं, बोले बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के विशेषज्ञ हो सकते हैं, एविडेंस के विशेषज्ञ हो सकते हैं। हर चीज के विशेषज्ञ तो नहीं हो सकते ना। ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन मामला तो हर कोई जाएगा ना आपके पास। एक किसी ने, देखिए भाई, न्यायालय के बारे में कुछ बोलना होना है बड़ा खतरनाक है ना। वो तो कोर्ट की महानता है, नहीं तो कोर्ट कभी भी संज्ञान ले सकता है कि मेरे बेइज्जती किया, लो, है ना। तो इसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। अब उसमें क्या है बेटा कि एक मैंने कहीं पढ़ा, सोशल मीडिया में लोग थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहते हैं, तो किसी ने कहा कि एक व्यक्ति के बैंक खाते को कंप्यूटर से हैक करके खाली कर दिया गया। अब वो कोर्ट में चला गया, जज साहब के सामने मामला गया। इनके वकील ने कहा कि जज साहब कंप्यूटर से इनका पैसा उड़ा दिया।
तो जज साहब पुराने ख्याल वाले व्यक्ति, पुराने जमाने के व्यक्ति, उन्होंने कहा कंप्यूटर से पैसा उड़ा दिया। ये कंप्यूटर से पैसा कैसे उड़ा दिया? और तुम्हारा क्लाइंट इतना बड़ा नालायक है कि पैसा कंप्यूटर में काहे रखा? अब बताइए ना। जज साहब को लगा कि कंप्यूटर का ढक्कन उक्कन खोल के उसमें पैसा रखा। मैं मजाक कर रहा हूँ, हकीकत नहीं बयां कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मुझे बताइए, एक फैक्ट्री में दुर्घटना हो गई, कुछ श्रमिक मर गए। अब जज साहब ये बता देंगे कि दुर्घटना के पीछे मनुष्य जिम्मेदार था या ये मशीनों की गड़बड़ी से हुआ? ये जज साहब बता देंगे? जज साहब बस एक चीज बता देंगे कि गलती किसकी है। अगर ये क्लियर हो जाए तो सजा हम दे देंगे। लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें न्यायालय विशेषज्ञ नहीं होता। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्री है जिसमें एक दुर्घटना हो जाती है, उसमें 2-3 श्रमिक मर जाते हैं, बॉयलर फट गया, धमाका हो गया, रोज ही तो सुनते हो। तो अब जाहिर सी बात है कि ये किसी के खिलाफ अभियोग लगा दिया जाए, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? ये जज साहब बता देंगे। बॉयलर जो फटा, हो सकता है किसी की नालायकी से ऐसा हुआ हो, सही वक्त उसने सिस्टम को ऑफ नहीं किया, या रेगुलर जिसको चेकिंग करने की जिम्मेदारी थी उसने सही ढंग से चेकिंग नहीं किया, सिस्टम खराब हो गया। तो अब इसको कौन बताएगा? सोच के बताइए। इसको बताएगा वो जो उस फैक्ट्री का एक्सपर्ट हो। बोल नहीं रहे? जो उस फैक्ट्री के बारे में बेहतर जानकारी रखता होगा वो जांच करके बता पाएगा कि मामला किसका है गलती का। बोल नहीं रहे बेटा? तो अब जज साहब भी क्या कर सकते हैं? जज साहब कहेंगे कि भाई इस फैक्ट्री का कोई विशेषज्ञ हो तो वो तुम बताओ हमको आके कि क्या मामला है, सही। तो वो जो बताएगा वो लगभग सही होगा, क्योंकि एक्सपर्ट है वो बता देगा कि नहीं सर ये मनुष्यों की गलती नहीं है, ये मशीनों की फॉल्ट की वजह से ऐसा हो गया। या बताएगा कि नहीं मशीन की फॉल्ट की वजह से नहीं हुआ, किसी मनुष्य ने गलती किया। तो अगर गलती किया तो 302 का अभियुक्त होगा और उसे सजाए मौत दी जा सकती। समझ पा रहे हैं? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जज साहब भी विशेषज्ञ नहीं होते हैं, बहुत ढेर सारे इलाके में नहीं भी होते। नदी जल विवाद, जज साहब बता देंगे कि इस प्रदेश को कितना पानी चाहिए? वो तो एक एक्सपर्ट बताएगा ना कि इरिगेशन कितना जरूरी है, बिजली के प्रोजेक्ट उसके यहाँ कितने हैं, उसको कितने पानी। तो जरा ध्यान से सुनना, यहां सबके विशेषज्ञ मौजूद हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि ये योग्य लोगों की ही टीम है। जो कार्यपालिका है वो किसकी टीम है बेटा? योग्य लोगों की टीम है। और ध्यान रखना, बिना कार्यपालिका के किसी का काम नहीं चलता। विधायिका क्या करती है कि जहां इसकी सांस टंगती है ना, वो इनको कहती है कि तुम बनाओ, विधेयक बना के दो, हम देख लेंगे, फुर्सत नहीं हम लोग को। कौन लिखे उके बैठ के? तो तुम लिख के दो और हम देख लेंगे क्या लिखे हो। आपको लगता है कि अगर वो लिख के दे भी दिए तो इनके भी साथ है कि देख लेंगे क्या लिखा है? जो साइबर क्राइम का एडवोकेट है वो तो ढंग से समझ ही नहीं पा रहा है, हमारे माने नहीं समझ लेते हैं। कभी कभी न्यायालय भी कुछ ऐसी पेचीदगी में फंस जाता है कि न्यायालय को भी समझ में नहीं आता कि मामला क्या है, तो वो भी इन्हीं के जिम्मे लगा देता है कि तुम लोग भैया विशेषज्ञ हो, बिजली विभाग के विशेषज्ञ हैं, फैक्ट्रियों के एक्सपर्ट हैं। यहां किसके विशेषज्ञ नहीं है? कार्यपालिका में सबके विशेषज्ञ मौजूद हैं। उन विशेषज्ञों से राय लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, वो कर देंगे। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? तो विधायिका का काम भी कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका का काम भी, बहुत ढेर सारा काम कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका कहती है कि मेरा भी काम कोई कर लेगा आप में से तो कार्यपालिका के कार्य को इनमें से किसी के करने की औकात नहीं है, किसी के पास क्षमता नहीं है। तो कहने के लिए लग तो रहा है कि कार्यपालिका तो लकीर की फकीर जैसी है। देश में सभी शक्तियों का उपयोग कार्यपालिका करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, यानी विधायिका जब अपने अधिकार को कार्यपालिका को देती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है। अभी
प्रत्यायोजन वगैरह क्या है बेटा, धैर्य रखो। और इसको कहते हैं डेलीगेटेड ज्यूरिडिक्शन, प्रत्यायोजित न्यायाधिकरण। तो इनका भी काम ये करने लगते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं करते जब कहते हैं। और इनकी परेशानी ये है कि कहना ही पड़ेगा। वो बस ऐसे समझ लो, एक अंधा व्यक्ति जिसके बैंक अकाउंट में अरबों खरबों हो, ढेर सारे उसके पास सुख सुविधाएं हो, आंखें ना हो उसके पास, और उसने एक अपना नौकर रखा है जो उंगली पकड़ के उसको चलाता है। तो आप मुझे बताइए ना कि सही मायने में शक्ति का उपयोग वही करेगा जो उंगली पकड़ के चला रहा है। चेक पे अंगूठा लगाना होगा, वही बताएगा कि लगा दीजिए। उससे पूछेंगे कितना लिखा है, कहेगा 10 रुपया लिखा है, भले उस पर 100 करोड़ लिखा हो। दिख रहा है आपको, अंगूठा लगवा देगा आपका। और ज्यादा बदमाशी करोगे ना तो उंगली पकड़ के कुएं में लेके चले जाएंगे, उसी में ढकेल देंगे, मर जाओगे। समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही हालत है। ये दोनों लगभग ब्लाइंड हैं, और इन दोनों के मार्गदर्शक के रूप में कौन होता है? कार्यपालिका। अरे अभी आप ही ने बताया बेटा कि विधेयक कौन बनाता है? संसद ना, कार्यपालिका बनाती है। ये लोग खाली हाँ ना कहते हैं, हाँ ठीक है नहीं है, और हाँ नहीं कहोगे तो जाओगे कहां? कुछ पता है? ना कहने की हैसियत है? क्या लिखा है समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में लिखा है नहीं नहीं, अंग्रेजी वगैरह समझते हैं तो बड़ी भारी मुसीबत है बेटा। ये ध्यान रखना कि ये तीनों पिलर तो हैं, लेकिन तीनों पिलर में अप्रत्यक्ष रूप से सबसे शक्तिशाली कौन है बेटा? कार्यपालिका। देश के लिए कानून कार्यपालिका बनाती है। आप जरा मुझे बताइए, ध्यान से सुनिए, मंत्री लोग, विधायक लोग मंत्री हो जाते हैं। अब इनका जुगाड़ कि कौन सा मंत्रालय मिले, तो जिसका जितना हैवी जुगाड़ उतना बढ़िया मंत्रालय। क्या मंत्रालय उनकी योग्यता के हिसाब से दिया जाता है? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा, ना ना, उनकी राजनीतिक कद के हिसाब से दिया जाता है। किसी राजनीतिक कद कितना बड़ा है, क्या वो नॉलेज भी उतना ही होता है उनके पास? अब बताइए कि अभी रक्षा मंत्री हैं, कल को गृह मंत्री थे, परसों वित्त मंत्री हो जाएंगे, नरसों ढिमाका मंत्री हो जाएंगे। ये लोग यार कितने विशेषज्ञ हैं, जो काम सौंप दो वही कर लेते हैं। हर चीज की जानकारी है इनको किसी चीज की जानकारी नहीं है। और जानकारी जिसको है ना, वो पर्दे की आड़ में खड़ा रहता है। जैसे कभी ड्रामा देखा है पहले वाला, तो पर्दा लगा होता था, एक तो पीछे खड़ा रहता था पर्दे के पीछे, वो धीरे से बोलता था, ये उसी डायलॉग को रिपीट करता था, है ना? तो पर्दे के पीछे खड़े होके कोई डायलॉग को धीरे से सुना रहा है, बोलो यही, तो जोर से डायलॉग बोलता था। यही हाल है बेटा। ये लोग सिर्फ चेहरा है, पर्दे की आड़ में इनके बड़े जबरदस्त सपोर्टर खड़े हैं, जो पर्दे की आड़ में रहते हैं, करते सब कुछ वही है, बस नाम आता है इनका। क्लियर है बेटा? तो पर्दे की आड़ वाला ना खिलाड़ी है, और तुम कहां जाओगे वहां के? हम तो जो बोलेंगे तुमको वही कहना पड़ेगा। एक पिक्चर देखा था आपने, 3 इडियट? तो उसमें एक बड़ा भारी पढ़वैया था, अरे देखा होगा ना? तो एक बार उसको भाषण देना था, तो आमिर खान ने कुछ गुल खिला दिया है ना, उसके भाषण में अंड बंड कुछ लिख दिया, और वो लकीर का फकीर आदमी, वो सिर्फ पढ़ा उसको, वो समझ में नहीं पा रहा था कि क्या मतलब है इसका। जो जो लिखा था सब पढ़ के सुनाया, क्योंकि वो रटने में माहिर था। तो क्या क्या हुआ मुझे लगता है आप समझिए ना। वही हाल है बेटा, खाली हाँ, वही 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 मैटर मैं बोल रहा हूँ, वही मैटर यहाँ भी है। तो यहाँ तो परेशानी है कि समझ ही नहीं सकते, कोशिश ही बेकार है। जो लिखा है वही बोलना है, या जो हम कह रहे हैं वही आप करिए। फाइल आपके टेबल पर रखेंगे, आपको दस्तखत करनी होगी। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो पढ़ेंगे, पढ़ लो।
पहली बात कि केंद्र सरकार की सारी फाइल अंग्रेजी में रहती है, तो अगर अंग्रेजी आपको आती है तब तो पढ़ लोगे, और कोई 2-4 लाइन तो नहीं होती, उसमें 50 पन्ने होते, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो देखते हैं सचिव की ओर, ठीक है, सचिव का ठीक है, पीडीएफ बैठा देते हैं, उसी में उनके त्याग पत्र का एक लेटर भी लिखा हो, वैसे पूछेंगे ठीक है, हाँ ठीक है, तो रिजाइन भी दिलवा दिया। अरे भाई बड़े वफादार लोग होते हैं, नहीं तो इनकी तो मटिया मेट कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के आपको समझ में आ रहा है बेटा कि सारी शक्तियों का उपयोग कार्यपालिका करती है, बिल्कुल करती है। जिसको हम लोग आप कहीं सुने होंगे, आगे हम चर्चा करेंगे, ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण कहते हैं। ट्रिब्यूनल भी न्याय करती है, वो भी न्यायाधीश जैसा फैसला करती है, लेकिन उसमें न्यायाधीश नहीं होते, उसमें बड़े अधिकारी होते हैं जो न्याय का कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देखो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम तुमको अधिकार दे रहे हैं, इस मैटर पे न्याय कर लेना। ये पावर दे दिया। वैसे ये लोग पावर दे देते हैं कि देखो हम विधेयक उधेयक लिख नहीं पाएंगे, समझ में कुछ आता नहीं, तो हम तुमको अधिकार दे रहे हैं, तुम लिख लेना, वो लिखते हैं। तो सही में जो हमारे यहाँ ताकतवर है वो कौन है बेटा? कार्यपालिका होना भी पड़ेगा, क्योंकि कार्यपालिका विशेषज्ञों की निगाह है, एक्सपर्ट की बॉडी है। एक्सपर्ट अपनी राय दे देंगे तो न्यायालय कुछ निर्णय कर लेगा, लेकिन एक्सपर्ट अगर नहीं बताएंगे तो न्यायालय भी नहीं समझ पाएगा कि मामला क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला जुला के बेटा तीनों में कार्यपालिका सशक्त है, इसीलिए कहते हैं कि देश को आईएएस चलाते हैं। लेकिन ये इतने शानदार होते हैं बेटा कि पूछो मत, एकदम प्रोफेशनल होते हैं, कभी अपने मन वाली नहीं करते, हमेशा अपने आका के चेहरे को देखते हैं, जैसा भाव जैसी इच्छा वैसे ही करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पुलिस बदल गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस बाबा के आते ही पूरा नया पुलिस विभाग हो गया, सारी भर्ती वर्ती नहीं हो गई। अरे बोलिए ना, हाँ ना, वही पुलिस वाले हैं ना जो अतीक के जमाने में थे, पुलिस वाले तो वही हैं, लेकिन पुलिस वालों का व्यवहार देख रहे हैं, ये अपने आका का मुंह देखते हैं, आका की क्या इच्छा, मिट्टी में मिला दिया आका की इच्छा के अनुसार। वही पुलिस वाले थे कि चारों तरफ बंदूक लेके अतीक की सुरक्षा करते थे। हो सकता है वही वाले काठो रहे भी हों उसमें। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है हम लोगों की, कार्यपालिका होती है स्पेशली, ये बिल्कुल वो बंदूक जैसी होती है। बहुत सुंदर उदाहरण है बेटा, वो गन जैसी होती है। गन किसी को नहीं पहचानती, बस वो अपना काम करती है। ये गन पहचान लेती है? नहीं। आपने बंदूक खरीदा है, लाइसेंस बनवाया है, पैसा वैसा बड़ी मुश्किल से जुटा के आपने एक रिवॉल्वर या पिस्टल खरीदा है, रोज उसकी साफ सफाई करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, और अपनी कनपट्टी पे लगाइए और ट्रिगर दबाइए, और बंदूक कहेगी ना मालिक मैं नहीं चलूंगा, भेजा उड़ जाएगा आपका उसी क्षण। क्योंकि बंदूक का काम सिर्फ इतना सा है कि हम ट्रिगर दबाओगे, फायर करेंगे, सामने किसका सीना है, किसकी खोपड़ी है, हमसे कोई लेना देना नहीं। सरकारी बंदूकें ही ना इंदिरा जी के ऊपर चली थी। अरे बंदूकें सरकारी थी जो इंदिरा जी के सीने पे उतर गई गोलियां, तो बंदूकों को कम से कम इतनी तमीज तो रखनी ही चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री पे नहीं चलेंगे। वो बिल्कुल बेटा, उनके पास कोई विवेक नहीं है, उनको जो कहा जाएगा वो करेंगे। तो कहा जाता है कि जो हमारी कार्यपालिका है वो ऐसी ही है, आपसे जो कहा जाए वो करिए। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है। उचित अनुचित का फैसला करने वाले लोग बैठे हैं, वो कानून बनाएंगे, आप इसकी टीका टिप्पणी नहीं करोगे कि कानून ठीक है खराब है, जो है सो लागू करेंगे। क्लियर है बेटा? तो कुल मिला जुला के जो हम लोग इस चरण में आगे बढ़े, तो अब एक बात और क्लियर हो गई आज कि पिलर तो 3 हैं, लेकिन एक पिलर पे दोनों का लोड है ना भैया? यानी जो कार्यपालिका है वो दोनों के लोड को संभालती है। और भले सैद्धांतिक रूप से ये बात बोली नहीं जाती है ना बेटा, लेकिन व्यवहारिक तो यही है कि कार्यपालिका ही दोनों के लोड को उठा लेती है। क्लियर है? बिना कार्यपालिका के बेटा पत्ता नहीं हिल सकता, क्योंकि लोकतंत्र में आप किसको चुनोगे?
ये फैसला आपका। वो अंगूठा छाप हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो न पढ़ा लिखा हो, वो क्रिमिनल हो, वो टीचर हो, वो किसान हो, वो सब आपका फैसला। लेकिन आपने उसको अधिकार क्या दिया था? कानून बनाना। यह भी नहीं विचार करते आप कि कानून बनाने लायक है ये, क्योंकि हम सिर्फ अपनी पसंद नापसंद देखते हैं। कभी कभी अपनी जात बिरादरी देखते हैं, कभी कभी ये देखते हैं कि मेरी जाति का हीरो है। हमारे यहाँ जो क्रिमिनल उंडल है ना बेटा, एक एक जातियों के हीरो हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि हम ही उनको हीरो बना के बैठे हैं। अभी बिहार में एक हीरो आए हैं पर्दे पर, अरे अभी न्यूज सुना होगा, एक हीरो बाहर आ गए। अब चुनाव उनाव है ना, तो हीरोगिरी अपनी दिखाएंगे। एक आईएएस को मार डाला लोगों ने। बताइए, सही किया गलत किया, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन फैसला तो कोर्ट ने ही दिया था ना। और कोर्ट के फैसले पे बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे कोर्ट का बड़ा स्पष्ट मानना है, 1000 अपराधी छूटते हैं तो छूट जाएं, किसी निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोर्ट ने सजा दिया है तो कहीं कोई संदेह नहीं है, संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी भी देखिए, मैंने सुना कि सुबह 4:30 बजे ही छोड़ दिया। जेल का मैनुअल ये है कि सूर्योदय के उपरांत नाश्ता वास्ता करके छोड़ना चाहिए। सरकारें हैं भाई, जो चाहे वो कर लें, कोई परेशानी नहीं। चले, नाम वाम तो मुझे लगता है अब क्या बोलना है, नाम तो जान ही रहे होंगे आप, है ना। चलिए आगे बढ़िए। तो ये जो विधेयक पारित हुआ बेटा, वो 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया, और इस विधेयक में कुछ प्रावधान बनाए गए। तो जो प्रावधान बनाए गए बेटा, वही थोड़ा ध्यान देना। हेडिंग एक छोटा सा बना लो, प्रावधान। क्या प्रावधान है? देखो, एक विद्वान ने कहा था ना बेटा कि लोकतांत्रिक प्रणाली भी बहुत अच्छी प्रणाली नहीं है। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, लेकिन खराब व्यवस्थाओं में से ये सबसे कम खराब है। यानी जितनी खराब व्यवस्थाएं हैं, खराब तो ये भी है। कहते हैं ना कि अगर आपको चुनना ही है तो सबसे कम बुरे को चुनिए, तो ये सबसे कम बुरा है। क्योंकि लोकतंत्र में सारा फैसला जनता का होता है। जनता ही अगर विचित्र होगी तो विचित्र लोगों को चुनेगी, जनता ही अगर चोर होगी तो चोरों को चुनेगी, जनता ही डाकू होगी तो डाकू को चुनेगी। इससे बढ़िया उदाहरण आपको क्या दिखेगा? जनता अगर जातिवादी होगी तो जातिवाद में बहेगी, जनता अगर धार्मिक होगी तो धर्म में बहेगी। वही हो रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आपका भाई ओवर ड्रिंक किया हुआ है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं हो पा रहा है, वो कार चला रहा है, जबरदस्ती चलाएंगे हम ही, बैठोगे आप उसमें? तो इतनी बड़ी गाड़ी को आप इनके हवाले कर देते हो, अपनी जाति के आधार पे, अपने धर्म के आधार पे, जिसमें सबका भाग्य निर्धारित है। एक गाड़ी में तो आप ऐसे व्यक्ति, हमारे घर परिवार कोई आदमी है जिसको लगे कि पक्का ही लड़ाएगा तो नहीं बैठेंगे भैया। तो इतनी बड़ी गाड़ी आपने दे दी जो देश को लड़ा देंगे कहीं ले जाके। लेकिन क्या करें, यही सब हम लोगों का दुर्भाग्य है। बहरहाल लिखें बेटा, प्रावधान क्या है। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र किया जाएगा। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत क्या किया जाएगा बेटा? स्वतंत्र किया जाएगा। पॉइंट बना बना के लिखिएगा। तो थोड़ा सा देखिए बेटा, थोड़ा सा रुकिए। 1947 से लेके 1950 तक, मोटा मोटा लगभग 3 साल, क्या भारत बिना विधि के चल रहा था? क्योंकि आपका संविधान पूर्ण प्रभाव में तो 26 जनवरी 1950 को आया। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण प्रभाव में आया, माने पूरा संविधान से देश शासित होने लगा। लेकिन स्वतंत्र तो हम 1947 में हो गए। तो 1947 से 1950 तक देश का काम कैसे चला? क्या देश बिना संविधान के चल रहा था? क्या देश बिना कानून के चल रहा था?
क्या देश बिना विधि के चल रहा था? और देश बिना कानून, बिना विधि के एक दिन नहीं चल सकता। 3 साल तो बहुत दूर की बात है। विप्लव हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, मारकाट हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है 1947 1950 के बीच में कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी गई होगी आपको, और 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई आपको। क्लियर है बेटा? लिखें, जब तक भारत का संविधान पूर्ण प्रभाव में न आए, जब तक भारत का संविधान पूर्ण प्रभाव में न आए, तब तक भारत 1935 भारत शासन अधिनियम से शासित होगा। तब तक भारत किससे बेटा? 1935 भारत शासन अधिनियम से क्या होगा बेटा? शासित होगा। तो समस्या का समाधान हो गया। यानी 47 से 50 तक गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी चलेगी, देश का शासन विधि से होगा, लेकिन वह विधि होगी 1935 भारत शासन अधिनियम। क्लियर है? लेकिन यह हो सकता था कि अब तो हम स्वतंत्र हो गए थे, 1935 भारत शासन अधिनियम के कुछ प्रावधान हमको ना ठीक लग रहे हो, वाहियात है, काहे हम इसे शासित होंगे, अब तो स्वतंत्र हो गए थे अपना। तो उसकी व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था ये बनाई गई कि जो भारत की संविधान सभा है उसी को विधायी अधिकार भी दे दिया गया था, और कहा गया था कि जो संविधान सभा है वो अगर चाहे तो 1935 भारत शासन अधिनियम में कोई संशोधन कर सकती है। बोल नहीं रहे बेटा? तो ये प्रावधान इसी में बनाया गया, स्वतंत्रता अधिनियम में बनाया गया कि 1935 शासन अधिनियम से शासित होंगे, क्योंकि वह अधिनियम अंग्रेजों का बनाया था और आप हो गए हैं स्वतंत्र। हो सकता है वह अधिनियम आपको ठीक ना लगे, तो हम ये अधिकार दे रहे हैं कि संविधान सभा ही 1935 भारत शासन अधिनियम में संशोधन कर सकती है, लेकिन जब वह संशोधन करने के लिए बैठेगी तब वो संविधान सभा नहीं कहलाएगी। क्लियर है बेटा? तब वो विधायिका का स्वरूप धारण कर लेगी, और जाहिर सी बात है जब विधायिका का स्वरूप धारण करेगी, यानी संशोधन का अधिकार लेके बैठेगी, तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करेंगे, तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करेंगे। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी संविधान सभा के दो दो अध्यक्ष हो गए। संविधान सभा एक नहीं, दो दो भूमिका का निर्वहन कर रही थी। संविधान सभा संविधान भी बना रही थी, और संविधान सभा के जिम्मे यह भी था अगर 1935 भारत शासन अधिनियम में कहीं कुछ तकलीफ महसूस हो रही है तो उसमें संशोधन भी करिएगा। इससे संविधान सभा जब बैठती थी तो बता के बैठती थी। अब संविधान सभा के रूप में बैठे हैं तो राजेंद्र प्रसाद कपड़ा वपड़ा पहन के पहुंच जाते थे, मैं हूं अध्यक्ष। और जब संविधान सभा कहती थी कि अब हम विधि बनाने के लिए बैठेंगे, संशोधन करेंगे, तब जीवी मावलंकर साहब पहुंच जाते थे कि मैं हूं अध्यक्ष। क्लियर है? नहीं, अभी अंतरिम संसद नहीं बनी थी। संविधान सभा को ही दोहरी भूमिका दे दी गई कि आपके जिम्मे दो काम होगा, एक तो आप संविधान बनाएंगे और दूसरा अगर जरूरत पड़ेगी तो आप 1935 अधिनियम में संशोधन करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब जिस भूमिका का निर्वहन करना होगा तो बता के करिएगा। ये नहीं कि संविधान बनाते बनाते अचानक है चलो एक संशोधन भी कर देते, नहीं। तो संविधान सभा की जब बैठक होती थी तो बता के होती थी कि अब ये बैठक संविधान निर्माण के लिए होगी और अब ये बैठक संशोधन के लिए होगी। क्लियर हुआ बेटा? लेकिन परंतु इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि संविधान सभा आवश्यक समझे तो, यदि संविधान सभा आवश्यक समझे तो, उचित समझे तो 1935 भारत शासन अधिनियम में अपेक्षित संशोधन कर सकती है।
अपेक्षित संशोधन कर सकती हैं। क्लियर है बेटा? लिखें, जब संशोधन करने के लिए बैठे तो वो विधायिका का स्वरूप धारण कर लेगी। जब संशोधन करने के लिए बैठे तो किसका बेटा? विधायिका का स्वरूप धारण कर लेगी। तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं वरन किसे बेटा? जीवी मावलंकर करते थे। जीवी मावलंकर करते थे। तो थोड़ा सा एक ब्रैकेट में तथ्य याद आ रहा है, लिख लो बेटा। 17 नवंबर 1947 को जीवी मावलंकर को अध्यक्ष बनाए गए। ब्रैकेट में लिख लें, 17 नवंबर 1947 को जीवी मावलंकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। जो बोल रहे हैं उसको पहले लिख लो। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, परंतु विधायी कार्यों के लिए। विधायी कार्यों के लिए, यानी संविधान सभा जब विधायी कार्यों के लिए बैठेगी तब उसकी अध्यक्षता करेंगे कौन? जीवी मावलंकर। यानी उस दिन संविधान नहीं बनेगा। उस दिन सिर्फ इस पर चर्चा होगी कि 1935 के अधिनियम में संशोधन करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो फैसला हो जाता था। फिर जब संविधान निर्माण के लिए बैठते थे तो जीवी मावलंकर को फुर्सत दे दी जाती थी कि जाइए, खाइए पीजिए, थोड़ा घूमिए टहलिए, और फिर उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र। एक माइन्यूट डिफरेंस है बेटा, अपने दिमाग में रखिए। यानी संविधान सभा के दो अध्यक्ष हो गए, एक राजेंद्र प्रसाद, एक जीवी मावलंकर, कम से कम 17 नवंबर 1947 के बाद। क्लियर है बेटा? बस अंतर यह था कि राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे जब संविधान सभा संविधान बनाती थी, और जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे जब संविधान सभा विधायी कृत्यों को करती थी। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े बेटा। लिखें, भारत सुंदरता अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया कि भारत सुंदरता अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया कि संविधान सभा से ही अंतरिम संसद का निर्माण होगा। अंतरिम माने अस्थायी। संविधान सभा से ही अंतरिम संसद का निर्माण होगा। अंतरिम जहां लिखिएगा ना बेटा, वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अस्थायी। निर्माण होगा, लिख लिया बेटा? नहीं, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, अभी थोड़ा पूरा करें ताकि एकदम क्लियर पिक्चर दिखे। अर्थात जब तक भारत में निर्वाचन न हो जाए तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। हाँ, ये आंकड़ा आपने लिख लिया है तो मुझे लगता है दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। वो आंकड़ा आपने ये लिखा है कि 24 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा नहीं रही। संविधान सभा रही, घर नहीं गए, लेकिन संविधान सभा नहीं रही। 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार वो संविधान सभा अब बदल गई अंतरिम संसद के रूप में, और जब अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट हुई तब उसके पास अधिकार मिल गया और उसने राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना। क्लियर बेटा? ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई पृथक पृथक चीज नहीं है। जैसे पहले जो चीज आपने लिखा है उसका रिश्ता यहां से है। आगे बढ़े बेटा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य
सीमा रेखा के निर्धारण के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। इसी अधिनियम के अनुसार सिरिल रैडक्लिफ, पूरा नाम था उनका सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया, जिसने भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया, जिसे हम रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। जिसे हम रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो भूगोल में पढ़ते हो ना बेटा, रैडक्लिफ लाइन किसके किसके बीच है? और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? पहले सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। भारत तथा बांग्लादेश के मध्य कौन सी सीमा रेखा? तो थोड़ा सोच के बोलिए, क्योंकि जब रेखा का निर्धारण किया गया था तो वो पाकिस्तान था, तो रेडक्लिफ रेखा ही थी। अब उसका नाम बांग्लादेश बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए, फर्क क्या पड़ता है, रेखा तो वही है। और मैकमोहन रेखा ना बेटा, वो चाइना और हमारे बीच में जी है। तो बहुत छोटी छोटी रेखा है, लेकिन जो बड़ी रेखा है मैकमोहन जो रेखा है, उसको हम लोग भारत और चीन के बीच की रेखा मानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि चीन नहीं मानता उसको, तभी तो बवाल मचा हुआ। अरुणाचल को कहता मेरा है, उत्तराखंड को कहता मेरा है। तो आप कहेंगे तो बदमाश है क्या? एक बार दस्तखत कर लेता है फिर कहता नहीं मानेंगे, दस्तखत ही नहीं किया। भाई देखो, मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ 1914 में हुआ, भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज चाहते थे कि भाई हमारी सीमा उमा जरा से सुरक्षित रहे, क्लियर रहे। तो पहला तो उन्होंने अफगानिस्तान वाला मामला क्लियर किया, डोरंड रेखा बना के कहा एक नंबर के नालायक हैं सब लड़ाके हैं, तो उनको पहले क्लियर करो कि भैया आपका इलाका उधर है, मेरा इलाका इधर है। तो अंग्रेजों ने निर्धारित कर दिया। अब मामला फंसा उधर तिब्बत और चाइना के बीच में, कहा इधर भी सीमा रेखा बनाते हैं। तो तिब्बत पे तभी चीन का कब्जा नहीं न था भैया। तो शिमला में एक बैठक हुई, सुन लो, शिमला में एक मीटिंग हुई। अच्छा, उस समय अंग्रेजों की ताकत बहुत अधिक थी, शक्तिशाली थे वो। तो उन्होंने भूटान के प्रतिनिधि को पकड़ लिया कि चलो तुम भी आओ, क्योंकि एक भूटान भी तो देश था, एक पार्टी वो भी था। तो भूटान को पकड़ लिया और चीन को पकड़ लिया, चलो तुम भी दस्तखत करो। तो अरुणाचल प्रदेश एट दैट टाइम भूटान का था, वो भूटान का हिस्सा था। अंग्रेजों ने कहा कि भूटान अब भारत में रहेगा, ठीक है? तो भूटान का जी ठीक है। भाई उसमें बड़ी दादागिरी थी अंग्रेजों की। तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत के नक्शे में हम दिखा रहे हैं, ये रेखा रहेगी। भूटान ने कहा ठीक। चीन को भी पकड़ा, कहा कि तुम भी दस्तखत करो, ये सब जो कुछ हो रहा है तुम्हारी रेखा और ये सब सहमत हो। तो चीन का प्रतिनिधि घबरा बहुत रहा था, क्योंकि वो उसे सहमत नहीं था, वो दस्तखत करना नहीं चाह रहा था। अंग्रेजों के आगे ना कहने की औकात नहीं थी। भूटान ने तो दस्तखत कर दिया भाई। अब चीन का मामला था तो चीन आनाकानी कर रहा था, लेकिन अंग्रेजों के सामने इनकी बोलने की हैसियत नहीं थी। तो चीन के प्रतिनिधि ने कहा कि मुझे सर टॉयलेट जाना है। मजाक नहीं कर रहे हैं। तो टॉयलेट जाना कोई ऐसा थोड़ी था, अपराधी कैदी थोड़ा ही है। तो उसने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना, और टॉयलेट जाने के बहाने भाग गया।
वो भाग ही गया वहां से, दस्तखत किया ही नहीं। यही तथ्य आज चाइना देता है कि जो मैकमोहन समझौता हुआ था, शिमला समझौता, उस पर हम कहां दस्तखत किए थे? हम तो किए ही नहीं थे, तो आपका जो जो मन किया वो बना लिए। अरे उसको भागने नहीं देना चाहिए था भाई, वो भाग के बवाल कर दिया, वो भाग गया, नहीं किया दस्तखत, तो वो रेखा बन गई। तो ध्यान रखना, ये रेखा जो है ना बेटा, वो भारत और, अब इसमें गड़बड़ी क्या हुई? सारी गड़बड़ी क्या रेड क्लिफ ने, सारी जो परेशानी पैदा कर दिया वो पैदा किया रेड क्लिफ ने। उसने क्या किया कि इधर जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उधर तो सब मौके पे जा जाके निर्धारण किया। देखो, एक देश को दो हिस्सों में बांटना बहुत आसान नहीं होता, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी खीर होती है। जबकि कुछ गांव पाकिस्तान वाले इलाके तक गए होंगे, कुछ गांव, अब जाहिर सी बात है कि बांटना पड़ेगा कि भाई रेखा ऐसे न करके थोड़ा ऐसे घुमा दीजिए ताकि पूरा गांव इधर आ जाए या पूरा गांव उधर चला जाए। तो जैसे एक गांव इधर कर दिया तो कहेंगे ये वाला तक इधर कर दीजिए। वो बंटवारे का जो नौटंकी ना, वो पूरी नौटंकी हुई। तो पश्चिमी पाकिस्तान वाला इलाका जो था, यानी जो हम लोगों का पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये सब जो इलाका था, वहां तो ठीक ठाक से मौके पे जा जाके रेड क्लिफ ने किया। पूर्वी पाकिस्तान यानी इधर जो बांग्लादेश के तरफ का इलाका था, वो बड़ा दुरूह इलाका था, पर्वतीय इलाका था और बहुत डेवलप भी नहीं था। तो वहां पे बहुत बड़ी बदमाशी कर दिया रेड क्लिफ ने। जानते हो क्या किया? अंग्रेजों के पुलिस के थाने बने थे। जरा से इधर घुमाओ बेटा, इधर घुमाइए कैमरा, थोड़ा मैप में दिखाते हैं बेटा तो क्लियर होगा, चाहे रुक ही जाओ। भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं भैया, संविधान ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरफ का जो सीमा रेखा था उसको बहुत क्लियर डिमार्केट किया, मौके पे जा जाके बातचीत करके। इधर का जो एरिया था, जो कि बड़ा सघन वनों से भी ढका एरिया था, बहुत ठीक ठाक नहीं, तो वहां कर दिया बेईमानी। किया क्या कि अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन बने हुए थे, पुलिस थाने बने हुए थे, वो इस स्पाइड एरिया थे, माने वो पहचान वाले एरिया थे, अंग्रेज उसको पहचानते थे अपने मैप में। अब उसने क्या किया कि अपने थानों को सीमा चिन्ह बना के स्केल रखा, खींच दिया लाइन, उधर पाकिस्तान इधर भारत। अच्छा, नक्शे पे लाइन खींच दिए, बढ़ जाएगा, मौके पे जाके देखो। और मौके पे वो दुर्गति हुई है बेटा आज की डेट में कि एक घर दो दो हिस्सों में बटा हुआ है। आधा घर पाकिस्तान में, आधा घर भारत में। वहां के रहने वालों का तो मजा ही है। हाँ हाँ, वो पाकिस्तानी आ जाओ इधर हिंदुस्तान में, तालाब दो दो हिस्सों में बटे हुए, बड़ा तालाब है ना, वो दो हिस्सों में बटा। आज की डेट की स्थिति है ये। मछली पकड़ो, सारे हिंदुस्तान में भाग के पाकिस्तान में मुंह उठा के देखेंगे, आओ हिम्मत है तो इधर। इधर के लोगों के खेत उधर है। कभी आपने देखा हो तो इधर के किसान पर डे बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं अपनी खेती बाड़ी करने, जो बांग्लादेश में उनके खेत है, सब तलाशी होती है। ये सब चौपट किया और उसी चौपट का परिणाम ये था कि एक तुरंत मुकदमा पहुंच गया सर्वोच्च न्यायालय में, बेरूबारी बनाम यूनियन। बेरूबारी एक इलाका था जो कोर्ट तक मामला पहुंच गया। पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है बेटा हमने एक प्रयास किया कि आपको संवैधानिक विकास पे हमने बात किया। तो संवैधानिक विकास का अब चरण समाप्त हो गया और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने संविधान की ओर। उसके पहले एक सूचना के साथ कि कल हमारे सारे मित्रों का टेस्ट होगा, वो ऑफलाइन वाले मित्रों का भी होगा और ऑनलाइन वाले मित्रों का होगा। कल सिर्फ टेस्ट होगा, कल कोई क्लास नहीं होगी। जो ऑफलाइन के मित्र हैं वो हमारे सामने टेस्ट देंगे, जो ऑनलाइन के मित्र हैं वो टेस्ट पेपर उनको भेजा जाएगा। बस विनम्र निवेदन मैं ये करूंगा कि टेस्ट देते समय गूगल का सहारा मत लीजिएगा और नोट्स वोट भी पलट उलट के मत देखिएगा, थोड़ी ईमानदारी से टेस्ट दिए। आप तो ईमानदार रहेंगे ही, आप में तो झंझट नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं उनकी ईमानदारी पे थोड़ा संदेह है। तो बस टेस्ट पेपर आपको कॉपी पहुंचेगी, आप उसको ट्रिक करके और वापस हमारे पास भेज दीजिएगा इमेज फॉर्मेट में। जो ऑनलाइन वाले हैं भाई, ऑफलाइन वाले तो घबराए ही नहीं, उनके लिए तो पक्की व्यवस्था है। ठीक है बेटा, तो कल का दिन सिर्फ टेस्ट का होगा
टेस्ट आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा, तो आधे घंटे की मार्जिन लेके आइएगा, पढ़ वढ़ के घर जाइएगा। और मंडे से सोमवार से फिर हम लोग प्रवेश कर लेंगे। थोड़ा अगरबत्ती वगैरह लेके आइएगा। ठीक है, संविधान में प्रवेश करना है भाई, है ना, तो थोड़ा विधि विधान से प्रवेश करें। नहीं नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रस्तावना वगैरह की शुरुआत होगी। ठीक बेटा, थैंक यू। टाइमिंग यही रहेगी। हाँ हाँ, आ जाइएगा।